हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और प्रसन्नचित होकर सुचारू रूप से अपने बोर्ड एग्ज़ाम की बेस्ट तैयारी घर पर कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, मैं लगातार आप सभी लोगों को क्लासेस के माध्यम से आप सभी के बोर्ड एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो बेस्ट से बेस्ट कराने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये सारी क्लासें पसंद आ रही होंगी और आपके बोर्ड एग्ज़ाम की बेस्ट तैयारी हो रही होगी। ठीक है, क्योंकि मैं लगातार आप लोगों को क्लासें प्रोवाइड कर रहा हूँ जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी प्रकार की तकलीफ ना हो। क्लास 12 की फिजिक्स विषय की अगर हम बात करें तो आप लोगों के लिए मैंने 14 मैराथन क्लास देने के लिए बोला है और वो जो 14 मैराथन क्लासें होंगी उसमें आपकी कौन कौन सी मैराथन क्लासें होंगी। देखिए, मैंने न्यूमेरिकल की क्लासें देने के लिए कहा है आप लोगों को, तो मैंने पहली मैराथन क्लास आपको दे दी है और आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन आज हम जो क्लास देने जा रहे हैं वो पहले चैप्टर के बहुविकल्पी प्रश्नों की मैराथन क्लास, यानी इस क्लास में आप लोगों को जो चैप्टर 1 है इसके सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। और डेरिवेशन की क्लास से आप लोगों को हम बालाजी लर्निंग कोचिंग चैनल पर दे रहे हैं लगातार कंटिन्यू। प्लेलिस्ट का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डेरिवेशन की क्लासें करते रहें। क्योंकि फिजिक्स विषय में अच्छा स्कोर करना है तो आपको चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक के 3 टाइप के प्रश्नों को पढ़ना होगा। पहला, बहुविकल्पी प्रश्न, सभी चैप्टर के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न और सभी चैप्टर के महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स और सभी चैप्टर के महत्वपूर्ण डेरिवेशन। यदि आप इन 3 चीज़ों की अच्छी तरीके से तैयारी कर लेते हो तो आपको बोर्ड एग्जाम में किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होने वाली। तो आप न्यूमेरिकल की क्लास है और जो है बहुविकल्पी प्रश्नों की क्लासों की जो प्लेलिस्ट इसी चैनल पर मिल जाएगी आपको, और बाकी जो डेरिवेशन की क्लास है आपको देखना है तो बालाजी लर्निंग कोचिंग चैनल को देख लीजिए आप, वहाँ पर आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, वहाँ पर आपको महत्वपूर्ण डेरिवेशन की क्लासें लगातार मैं दे भी रहा हूँ। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं बिना समय को लॉस किए हुए। जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें और हम शुरू करते हैं आज के क्लास के पहले प्रश्न से अपनी क्लास को। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। देखिए, यहाँ पर जो भी मैंने प्रश्न लिए हैं सारे सिलेक्टेड प्रश्न हैं, प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिएगा और ऐसा नहीं है कि आप उत्तर जान के बस हो गया काम, आप समझिए उसका उत्तर आया कैसे है। ठीक है, तब आपको बोर्ड एग्जाम तक वो आंसर जो है याद रहेगा। जैसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं। पहला ऑप्शन है न्यूटन प्रति कूलम, दूसरा है वोल्ट प्रति मीटर, तीसरा है जूल प्रति कूलम और चौथा है जूल प्रति कूलम मीटर। मैंने कल की क्लास में न्यूमेरिकल की क्लास में बताया था कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E बराबर होता है F/Q। तो यहाँ से इसका एक मात्रक निकल के आता है न्यूटन प्रति कूलम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक मात्रक हो जाता है न्यूटन प्रति कूलम। दूसरा, आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से यही सूत्र पढ़ा है। और दूसरा अगर सूत्र की बात करें तो दूसरा सूत्र आप लोगों को मैंने बताया था विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से E बराबर आपने V/x पढ़ा है, जहाँ पर अगर इसके मात्रक की बात करें तो विभव का मात्रक होता है वोल्ट और दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो इस तरीके से एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक निकल के आता है वोल्ट प्रति मीटर। और एक मात्रक इसका और होता है, आपने विद्युत फ्लक्स की परिभाषा में पढ़ा है फाई E बराबर होता है E इंटू में A। अगर यहाँ से E का मान निकालें तो आ जाएगा फाई E बटे में A। A क्या है? क्षेत्रफल है। फाई E क्या है? विद्युत फ्लक्स है और विद्युत फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। तो यहाँ पर E बराबर फाई E/A है, तो फाई E का मात्रक हो जाएगा वेबर और बटे में अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के 3 मात्रक निकल के आए, न्यूटन प्रति कूलम, वोल्ट प्रति मीटर और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। यहाँ पर ऑप्शन में अगर बात करें तो न्यूटन प्रति कूलम दिया गया है तो ये है आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। वोल्ट प्रति मीटर दिया है, ये भी आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। जूल प्रति कूलम दिया गया है और चौथा ऑप्शन आपको दिया गया जूल प्रति कूलम मीटर। तो इन दोनों ऑप्शनों को चेक करना पड़ेगा कौन आपका जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, कौन नहीं, क्योंकि इसमें एक ही ऐसा ऑप्शन है जो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं। तो अगर हम बात करें तो एक मात्रक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का और निकाल सकते हैं जूल के पदों में। देखिए, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है आपका F/Q। क्या होता है? F/Q। अच्छा, F क्या है? बल। बल का मात्रक क्या होता है भैया? न्यूटन होता है। ठीक, तो न्यूटन के पदों में नहीं लाना है। आपने ये भी तो पढ़ा है कि कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, पढ़ा है कि नहीं? तो यहाँ से अगर हम बल का मात्रक लिखना चाहें तो हम जूल प्रति मीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये S दूरी है, कार्य के बटे में जाएगी तो कार्य का मात्रक जूल होता है और दूरी का मात्रक मीटर। तो यहाँ से बल का एक मात्रक जूल प्रति मीटर भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर जैसे बल का मात्रक हम जूल प्रति मीटर रखेंगे तो जूल प्रति मीटर हो गया और बटे में आवेश का मात्रक कूलम हो गया। तो अगर बात करें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक ये भी मात्रक होता है, लेकिन जूल प्रति कूलम जो आपका ऑप्शन में दिया गया ये नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
या जूल प्रति कूलाम है, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं, बाकी ये सारे मात्रक आपके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक हैं। तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, उसमें आपको चेक करना है कि निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक क्या है। अच्छा, निर्वात की जो वैद्युतशीलता होती है उसको हम किससे लिखते हैं? एप्सिलॉन नॉट से। आपने कूलाम के नियम में पढ़ा है F = 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और क्यू नॉट अपान में r²। सभी लोगों ने कूलाम के नियम में पढ़ा है, जहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? निर्वात की वैद्युतशीलता। इसका मान निकालना है हमें, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा 1/4 F आ जाएगा उधर गुणे में, इधर आ जाएगा बटे में क्यू नॉट और बटे में r²। यहाँ से अगर इसका मात्रक निकालेंगे हम, तो देखिए आवेश दोनों का मात्रक लिखेंगे, कूलाम का गुणा करेंगे तो हो जाएगा कूलाम स्क्वायर। आगे बात करें तो 4 आपकी एक विमाहीन राशि, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। F बल है, बल का मात्रक होता है भैया न्यूटन, और R दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर होता है, दूरी पर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे। तो एप्सिलॉन नॉट का यहाँ से जो मात्रक आ जाएगा, यानी जो निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक आ जाएगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आपके इस क्वेश्चन का भैया राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए, बिना समय को लॉस के, ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो चुका है, गलती मत करना। यहाँ पर ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि 1/एप्सिलॉन का मात्रक क्या होगा, तो इसी का उल्टा कर देना, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो गलती मत करना, एप्सिलॉन का मात्रक पूछा गया है, निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक पूछा गया है। आगे बात करें तो अगला आपका क्वेश्चन है भाई कि 2 माइक्रो कूलाम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा मैंने आपको बताई है कि परिमाण में समान तथा प्रकृति में विपरीत आवेश जब एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे जाते हैं, वो अल्प दूरी 2l होती है, तो वे एक द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर जो आवेश का परिमाण दिया गया है वो 2 माइक्रो कूलाम दिया गया है, ठीक है। दोनों आवेश हैं Q1 बराबर Q2, और ये दोनों आवेशों का जो परिमाण दिया गया है वो दिया गया है 2 माइक्रो कूलाम, तो 2.0 माइक्रो कूलाम दिया गया है। अच्छा, माइक्रो को अगर हम बदलेंगे तो 1 माइक्रो बराबर 10⁻⁻6 होता है, ठीक है ना। माइक्रो को 10⁻⁻6 ले सकते हैं, और आगे कूलाम लिखा, कूलाम लिख दिया। अच्छा, आगे क्या दिया गया है? आवेशों के बीच की दूरी दी गई है। यहाँ चूंकि ये द्विध्रुव बना रहे हैं, द्विध्रुव में आवेशों के बीच की दूरी 2l होती है, और ये दूरी आपको दी गई है 3 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है? 3 सेंटीमीटर। अच्छा, इसको मीटर में बदलेंगे तो 3 × 10 की घात कितना हो जाएगा? -2 मीटर। MKS पद्धति में तुलाना ही पड़ेगा। अब द्विध्रुव आघूर्ण की बात की गई, द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित करते हैं, और सभी को पता है P बराबर क्या होता है। जो द्विध्रुव बनता है वैद्युत द्विध्रुव, उसमें दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण है ना, तो एक आवेश का परिमाण ले लिया 2 × 10 की घात -6, और उनके बीच की दूरी का गुणनफल होता है, बीच की दूरी 3 × 10 की घात -2। यही होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा यही होती है कि वैद्युत द्विध्रुव के में से किसी एक आवेश का परिमाण और उसके बीच की दूरी का जो गुणनफल होता है वो द्विध्रुव आघूर्ण P कहलाता है। इसी का हमें मान निकालना है, तो P बराबर 2 और 3 का गुणा करेंगे 6 × 10 की पावर -6 -2 कितना हो जाएगा? -8। ये द्विध्रुव आघूर्ण, इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक आराम से आप निकाल सकते हो। देखिए ये क्या होता है, P बराबर होता है Q × 2l। 2l क्या होती है? इनके बीच की दूरी। अच्छा, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम, और 2l क्या है? दूरी, और दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो कूलाम मीटर जो हो जाएगा वो द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक हो जाएगा। बताइए न्यूमेरिकल समझ में आया कि नहीं समझ में आया? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा वो 6 × 10 की घात -8 वाला हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। मात्रक को भी देख लीजिएगा, मात्रक कूलाम मीटर होता है, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर इन क्लासों को आप कर लेते हो, जो क्लासें मैं आपको दे रहा हूँ, तो बहुविकल्पी का जो डर है वो आपका समाप्त हो जाएगा। कोई भी जो क्वेश्चन है उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी, रटना नहीं पड़ेगा आपको, ठीक, समझ कर पढ़िए भाई। अगला क्वेश्चन है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। पहला दिया गया न्यूटन प्रति मीटर। अगर न्यूटन प्रति मीटर की बात करें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर नहीं होता है। कूलाम प्रति न्यूटन नहीं होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है, अभी आपको मैंने बताया। तो तीसरा ऑप्शन है न्यूटन प्रति कूलाम, यही आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये पूछ रहा था कि कौन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, तो न्यूटन प्रति कूलाम होता है, अभी मैंने आपको बताया। तो ऑप्शन नंबर जो C हो जाएगा वो आपके इस क्वेश्चन का भैया राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इस क्लास के अगले क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है कि 2 बिंदु आवेशों के बीच F न्यूटन स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है। यदि आवेशों को K परावैद्युतांक के माध्यम में रख दिया जाए तब यह बल कितना होगा। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2022 में यानी प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछा गया है।
इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर उठाया। इन्होंने कहा कि दो बिंदु आवेश हैं, ठीक, मान लेते हैं कि दो बिंदु हमारे आवेश हैं, एक बिंदु आवेश हमारा क्यू है और दूसरा क्यू नॉट। ये एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर स्थित है। अब बताया जा रहा है कि दोनों बिंदु आवेश जो हैं वो F न्यूटन स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है दोनों आवेशों के बीच। तो कार्य करने वाला जो बल है वो कितना है, F है। तो आपने कूलाम के नियम से पढ़ा है कि अगर दो बिंदु आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं तो उनके बीच कार्य करने वाला जो बल होता है वो F इक्वल टू होता है 1/4πε0 क्यू नॉट और बटे में r²। तो इन्होंने कहा कि जो दोनों आवेशों के बीच बल कार्य कर रहा है वो आपका F कार्य कर रहा है पहली स्थिति में। और दूसरी स्थिति में बात ये कही जा रही है कि यदि आवेशों को K परावैद्युतांक के माध्यम में रख दिया जाए, यानी अगर परावैद्युतांक K हो, ठीक है, तो अगली कंडीशन में बोला गया कि यदि परावैद्युतांक कितना हो भाई, परावैद्युतांक K हो, आपका परावैद्युतांक K हो, तो यह लगने वाला बल कितना हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि ये लगने वाला बल आपका F1 हो जाएगा। इसी का मान निकालना है, तो F1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0। यहाँ पर कितना लिख देंगे, परावैद्युतांक K है तो K रख देंगे। आवेशों का गुणनफल, आवेशों का गुणनफल तो बदलेगा नहीं, ना तो दूरी बदल रही तो दूरी r² हो जाएगी। इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे और समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दे देंगे। तो समीकरण 1 का मान रखेंगे F और समीकरण 2 का मान रखेंगे F1। F का मान है 1/4πε0 और क्या दिया गया है, क्यू नॉट अपान में r²। और F2 का मान कितना दिया गया है, आपको दिया गया है 1/4πε0 K और दिया गया है क्यू नॉट बटे में कितना दिया गया है, r²। अब इसको हल कर लेंगे भैया, तो 1/4πε0 से 1/4πε0 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। क्यू नॉट अपान r² से क्यू नॉट अपान r² कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बच जाएगा F अपान में F1 इक्वल टू आपका बच जाएगा 1/1 और नीचे बच जाएगा 1/K। K क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है। अब ये K ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा K अपान में कितना भाई 1, नीचे वाली संख्या ऊपर जाती है। तो देखिए ये आ गया F अपान F1, ये हमको F1 का मान निकालना था K अपान 1। अच्छा ये कैंची जब बुरा करेंगे F1 का मान निकालेंगे, यहाँ से F1 बराबर F1 इधर चला जाएगा, K आ जाएगा F के बटे में, तो F के बटे में कितना आ जाएगा K। यानी अगर K परावैद्युतांक के माध्यम में रखते हैं दोनों आवेशों को तो उनके बीच कार्य करने वाला जो बल होगा वो पहले बल का 1 अपान क्या हो जाएगा, K गुना हो जाएगा। देखिए K कहाँ आ गया, उस बल के बटे में आ गया। तो चलिए देखते हैं कि ऑप्शन में क्या कोई ऐसा ऑप्शन है हमारा। हाँ तो है, ऑप्शन नंबर जो 4 है F अपान K, वो आपके इस क्वेश्चन का भैया राइट आंसर हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया कि नहीं आया। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इसी क्रम में हम बढ़ेंगे इस क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि बहुत ही हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन होगा हमारे इस क्लास का क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना। इन क्वेश्चनों को हल्के में मत लीजिए भैया, समझ कर अच्छे तरीके से पढ़िए। ऐसा नहीं कि बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ने से ही आ जाता है, ठीक है ना। तो क्लास को जरूर कर लीजिए, कंटिन्यू 14 क्लास होंगी, बहुत ज़्यादा क्लासें नहीं होंगी, ठीक, और अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाने वाला है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसमें बोला जा रहा है कि दो बिंदु आवेश K1 परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे गए हैं। दो बिंदु आवेश हैं वो ऐसे माध्यम में रखे गए हैं जिसका परावैद्युतांक K1 है। फिर बोला गया उनके मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल F है। तो कूलाम के नियम से आप लगने वाला बल F बताया गया है और जो परावैद्युतांक का मान दिया गया है वो कितना दिया गया है, K1 दिया गया है। आवेश मान लेते हैं क्योंकि नॉट है और उनके बीच की दूरी r है, तो ये हो जाएगा कूलाम के नियम से F इक्वल टू 1/4πε0 K1 क्यू नॉट अपान में r²। ये कूलाम के नियम से पढ़ा है। अब आगे कहा गया है कि यदि माध्यम का परावैद्युतांक बदलकर K2 कर दिया जाए तो जो लगन इनके बीच वैद्युत बल होगा वो कितना होगा। मान लेते हैं कि इनके बीच जो वैद्युत बल हो जाएगा वो F2 हो जाएगा यदि परावैद्युतांक K2 हो जाता है। परावैद्युतांक K का मान कितना हो जाता है, K2 हो जाता है। बाकी चीज़ें आपकी वैसे ही रहेंगी क्यों नॉट अपान में r²। इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भैया भाग कर देंगे, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा F अपान में F2। यहाँ पर देखिए 1/4πε0 से 1/4πε0 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। क्यू नॉट अपान r² से क्यू नॉट अपान r² कैंसिल हो जाएगा। ऊपर 1/K1 बचेगा और नीचे 1 कितना बचेगा, K2 बचेगा। तो F अपान F2 बराबर आपका आ जाएगा, ये K2 ऊपर जाएगा, K2 और ये K1 आपका नीचे रहेगा। आपको लगने वाला बल निकालना था, नहीं F2 का मान निकालना था। पहले तो दिया ही गया था कि जब माध्यम का परावैद्युतांक K1 था तो लगने वाला बल F था। जब परावैद्युतांक बदला गया K2 हो गया, तब बताइए बल कितना होगा। नहीं F2 का मान आपको निकालना है, तो हम F2 का मान निकालेंगे भैया। तो देखिए कैंची गुणा करेंगे पहले, तो ये हो जाएगा F2 का गुणा K2 से और F का गुणा K1 से, तो F हो जाएगा और K1 हो जाएगा। F2 का मान निकालेंगे तो F K1 और बटे में कितना हो जाएगा, K2।
यानी जो लगने वाला इस स्थिति में बल हो जाएगा वो F2 बराबर कितना आ जाएगा, K1/K2 गुणे में F। ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, K1/K2 गुणे में F। इस स्थिति में लगने वाला बल आपका यही हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहे हैं। अगर आप इनको अच्छे तरीके से समझ लेते हो ना तो न्यूमेरिकल मैक्सिमम केसेस में आप सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है ना। चलिए इसको रफ करते हैं और बढ़ते हैं आज के क्लास के क्वेश्चन नंबर भैया 7 की ओर। ये सारे टॉप 10 आपके जो है क्या है प्रश्न हैं, एकदम टॉप 10 प्रश्नों की संख्या नहीं, प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है लेकिन बहुत ही टॉप प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, 5 कूलम आवेश के 2 बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी जो है वो 5 सेंटीमीटर है। 5 कूलम आवेश दिया गया है, आवेश को किससे लिखते हैं भाई, क्यों से, वो दिया गया है 5 कूलम। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन नंबर भैया 7 है। आवेश का मान दिया गया है 5 कूलम। ये 2 बराबर परंतु विपरीत आवेशों के बीच की दूरी, अगर आवेश बराबर है ठीक है और उनकी प्रकृति विपरीत है तो वे द्विध्रुव का निर्माण करते हैं और दोनों द्विध्रुवों के बीच की दूरी कितनी होती है, 2l होती है। वो दूरी कितनी दी गई है यहाँ पर, 5 सेंटीमीटर दी गई है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे 5 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। अब बताया ये गया है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को अभी बताया P से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी कितनी है, 5 × 10⁻²। P बराबर आ जाएगा 5 का गुणा कितना 25 और गुणे 10 की पावर कितना -2। अच्छा अभी मैंने P का मात्रक भी बताया, आवेश और दूरी का गुणनफल होता है तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर। कितना हो जाएगा भाई, कूलाम मीटर। ठीक है ना। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन आपका हो जाएगा कितना भाई, 25 × 10⁻² कूलाम मीटर। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्लास के क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन लिया है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोला जा रहा है कि एक बिंदु आवेश पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला जो बल है वो निर्भर करता है। ऑप्शन को देखें तो दूरी पर निर्भर किस प्रकार करता है ये पूछा गया आपसे। तो चलिए आप लोगों को हम बता देते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो आपका लगने वाला बल होता है, क्या लिखा है, बिंदु आवेश। अच्छा बिंदु आवेश दिया है, एक बिंदु आवेश पर विद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला जो बल होता है वो किस प्रकार निर्भर करता है। तो यहाँ पर अगर देखें भैया, ठीक है ना, अगर यहाँ पर हम देखें तो जो लगने वाला बल होता है वो दूरी के क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप कैसे कहोगे, देखिए भाई, आपने द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकाली है उसमें आपने हमेशा निकाला अच्छी स्थिति में 1/4πε0 2p/r³ निकाला और निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली वो 1/4πε0 p/r³ निकाला। आप दोनों स्थितियों में देखिए जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है और आपको पता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F/Q। इसका मतलब जो बल होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। तो अगर बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है तो तीव्रता अगर दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है तो जो लगने वाला बल होगा वो भी क्या होगा, दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी जो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, 3rd, वो आपकी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। किसी को कोई समस्या, कोई समस्या नहीं भाई, है ना। अच्छे तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम बढ़ेंगे इस क्लास के अगले क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। इसमें देखिए ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आया, इसमें पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि वायु में रखे 2 धनावेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच जो प्रतिकर्षण बल का मान होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा कि घट जाएगा, वही रहेगा, शून्य हो जाएगा। आप बताइए अगर वायु में 2 धनावेश रखे हैं, ठीक है, वायु में 2 धनावेश रखे हैं तो उनके बीच लगने वाला जो बल होगा वो कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2, है ना, Q1 Q2 और बटे में क्या हो जाएगा उनकी दूरी का स्क्वायर। अब वायु में रखें तो K का मान 1 हो जाएगा, जो परावैद्युतांक होता है वो उसका K का मान वायु के लिए 1 होता है तो यहाँ 1 रख देंगे। अब इन्होंने कहा है कि यदि परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं तो जो परावैद्युत पदार्थ रखेंगे उसका परावैद्युतांक कितना हो जाएगा, K। तो जो लगने वाला बल हो जाएगा द्वितीय स्थिति में वो लगने वाला बल मान लीजिए F1 हो जाएगा, F1 = 1/4πε0 और ये K हो जाएगा। ठीक, परावैद्युत पदार्थ रखोगे तो उसका परावैद्युतांक भी तो होगा, उसका परावैद्युतांक K होगा तो K से क्या भाग हो जाएगा यहाँ पर, Q1 Q2 बटे में कितना हो जाएगा, R²। अब तुम बताओ कि इतनी चीज में हम क्या कर रहे हैं, इतनी राशि में हम K से क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। और जब किसी संख्या को किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो उसका मान घटेगा तो जब घटेगा तो क्या घटेगा भाई, ये बल ही तो घटेगा। तो इन्होंने यही कहा कि अगर परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं तो इनके बीच जो प्रतिकर्षण बल F होगा वो क्या हो जाएगा, कम पड़ जाएगा। पहले जितना होगा उसको किसी न किसी संख्या से भाग करेंगे तो कम ही तो पड़ेगा।
तो कम पड़ जाएगा भाई, घट जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें तो बोला गया है कि वायु में रखे वैद्युत द्विध्रुव के कारण केंद्र से r दूरी पर अक्ष में स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव क्रमशः E तथा V हैं। E और V में संबंध क्या होगा? क्या गजब का क्वेश्चन है। बोला गया कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण केंद्र से r दूरी पर अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई है और वैद्युत विभव दिया गया है। अब आपको हम बता दें कि अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव होता है ना, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति में यहाँ होता है माइनस क्यू, यहाँ पर होता है प्लस क्यू, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव की जो दिशा होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू आवेश की ओर होती है और इसके बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है भाई? 2l होती है। अब मध्य बिंदु आपका यहाँ पर है, इस मध्य बिंदु से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु हमारा P है, जहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है वो आती है आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितनी आती है? 2p/r³ आती है। सभी को पता है कि वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r मीटर की दूरी पर स्थित जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³ होता है, तथा जो विभव का व्यंजक होता है अक्षीय स्थिति में वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r²। कितना होता है? p/r²। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं और समीकरण 1 को 2 से भाग कर देते हैं, 1/2। तो समीकरण 1 है E/P और E का मान है आपका देख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³ और समीकरण 2 में V का मान जो दिया गया है वो दिया गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r²। हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को जब भाग करते हैं तो देखते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाता है और यहाँ पर देखें तो r² से r³ कैंसिल करेंगे, एक r बच जाएगा, ये p से p कैंसिल हो जाएगा, यानी E/V बराबर आपका आ जाता है ऊपर बचा 2 और बचा बटे में r। ठीक, तो हमें यहाँ पर E का मान निकालना है, तो यहाँ से अगर E का मान निकालेंगे तो E बराबर हो जाएगा 2V/V, V उधर चलाएगा और बटे में r। ऑप्शन देखते हैं, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक दिया गया E बराबर 2V/r, मतलब विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में ये संबंध होता है 2V/r। समझ गए ना? अच्छे तरीके से समझ गए होंगे भाई, कोई समस्या नहीं होगी, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि ये कैसे होगा। आगे अगर हम बात करें यहाँ पर तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं संहति का मतलब होता है द्रव्यमान का अनुपात कितना है। वैसे तो ये आप सभी को ऐसे ही पता होना चाहिए। इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है इसके आवेश और इसके द्रव्यमान का अनुपात कितना होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन के आवेश की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10 की घात भैया -19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन के अगर द्रव्यमान की बात करें तो होता है 9.1 × 10⁻⁻31 kg होता है। अगर ये पॉइंट से पॉइंट हटा दें तो ये बच जाएगा 16/91 और गुणे 10 की पावर -19 है और ये माइनस का 31 ऊपर जाएगा तो -19 प्लस का 31 हो जाएगा, ये 16/91 बच जाएगा और गुणे में 10 की पावर 31 से 19 जाएगा तो कितना बच जाएगा भाई 12 बच जाएगा, 11 उधर बच गया, एक इधर 12 बच जाएगा आपका। अब 16 को जब आप 91 से भाग दोगे तो करीब करीब पॉइंट देखिए कितना आएगा 0.1, देखिए पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ाओगे 160 हो जाएगा, एक बार जाएगा 0.177 करके कुछ आएगा, गुणे 10 की घात आपका 12 आएगा। अब 0.1 अंक आगे लेकर आओगे, ठीक, तो 1.77 गुणे 10 की पावर 12, 0.1 अंक बढ़ाया तो 1 यहाँ कम हो जाएगा घात में, 1.77 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा 11। ये अनुपात आपका आ जाएगा, ठीक है ना। अब अनुपात किसमें निकाल लो, आवेश का मात्रा क्या होता है कूलाम, और बटे में द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है किलोग्राम। तो जो इसका अनुपात आ जाएगा वो कूलाम प्रति किलोग्राम में हो जाएगा। आवेश और द्रव्यमान का जो अनुपात हो जाएगा वो कूलाम प्रति किलोग्राम में होगा। कितना आएगा 1.77 × 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम। ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन मिल जाएगा हमें इसमें, फर्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हमेशा याद रखना कि इलेक्ट्रॉन के आवेश और उसके जो द्रव्यमान का अनुपात होता है 1.77 × 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम होता है। अब ये था हमारी इस क्लास का क्वेश्चन नंबर 11। बढ़ते हैं इस क्लास के क्वेश्चन नंबर भाई 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला जा रहा है इसको भी ध्यान से समझते हैं, इसको यहाँ पर रफ कर देते हैं, ठीक। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। बहुविकल्पी प्रश्न कोई ऐसे थोड़ी होते हैं कि बिना सॉल्व किया जाते हैं, उनको भी सॉल्व करना पड़ता है और सॉल्व करने के लिए आपको पहले क्लास देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे आपको फ्री में नंबर नहीं मिल जाएंगे भाई। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12 कि वैद्युत क्षेत्र
वेक्टर ई में वेक्टर पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा। देखिए आपने पढ़ा है कि जो आपका क्या बोला है, बल आघूर्ण क्या होगा। बल आघूर्ण बोला, बल आघूर्ण को टाउ से प्रदर्शित करते हैं। टाउ बराबर आपने पढ़ा है पी ई साइन थीटा। यहाँ पर आपको पता है कि दो राशियों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो उन राशियों के परिमाण, ठीक, और उनकी बीच बनी जया के गुणनफल के बराबर होता है। अगर कहीं पर ये चीज़ लिखी है, देखो इसी यही चीज़ तो लिखी है, तो इसका मतलब यहाँ पर इनका जो है क्रॉस प्रोडक्ट है, इन दोनों राशियों का क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। ये दोनों सदिश राशियाँ हैं, तो टाउ बराबर वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई लिखें या टाउ बराबर पी ई साइन थीटा लिखें। इस प्रश्न में ये बोला गया है कि वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई और वेक्टर पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला जो बल आघूर्ण होगा वो क्या होगा, तो बल आघूर्ण वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्या होगा, ई होगा भाई। वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई होगा ना कि वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर पी, क्योंकि आप जैसे इसको आगे लागोगे उसको पीछे लागोगे तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा। तो ये न समझना कि हम आगे पीछे कर सकते हैं, इसमें क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता है, ठीक है ना। अगर आगे पीछे को ले जाओगे तो आपका माइनस चिन्ह यहाँ पर लग जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो आपका ए हो जाएगा वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा आगे बात करें अगले क्वेश्चन की, तो हमारी क्लास का जो अगला क्वेश्चन है वो आपका है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला जा रहा है कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक नहीं है। अब वैद्युत फ्लक्स का मात्रक कौन सा नहीं, देखिए पहला मात्रक दिया न्यूटन प्रति कूलम, तो ऐसे समझ जाइए न्यूटन प्रति कूलम तो भैया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर होती है एफ अपान क्यू, एफ का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलम, तो ये तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक हो ही नहीं सकता है। तो इन्होंने कहा वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है तो ये तो होगा नहीं। दूसरी बात करें वोल्ट मीटर की अगर बात करें तो वोल्ट मीटर कैसे हो सकता है। देखिए अगर हम बात करें वैद्युत फ्लक्स की तो वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होता है ई इंटू में ए, ठीक। तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसका मात्रक भैया वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। मैंने अभी बताया था आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में संबंध से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। और ये इंटू में क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक लिख देंगे मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा तो आपका निकल के आ जाएगा यहाँ पर वोल्ट मीटर। और ये किसका मात्रक निकल गया है, वैद्युत फ्लक्स का। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट मीटर होता है। तो इन्होंने कहा था कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है कौन सा, तो वोल्ट मीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही मिल गया, यही आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बाकी ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। आगे बात करें तो ये क्लास का था क्वेश्चन नंबर 13। अब हम देखते हैं क्लास के क्वेश्चन नंबर 14 को। इसमें बोला गया कि 3 इलेक्ट्रॉन आवेश वाले 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद को संतुलित करने वाले वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा भाई। वैद्युत क्षेत्र का मान का मतलब आपको ई का मान निकालना है, ठीक है, इंटेंसिटी निकालना है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना, तो हमने पढ़ा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या होता है, एफ अपान क्यू होता है। कितना होता है, ई बराबर एफ अपान क्यू होता है। इन्होंने कहा कि 3 इलेक्ट्रॉन आवेश, जो आवेश दिया गया है वो 3 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर दिया गया है। और जो आपका द्रव्यमान दिया गया है तो बल को हम लिख सकते हैं mg, और जो आवेश का मान दिया गया वो 3 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी, m दिया गया है 0.001 मिलीग्राम। 1 मिलीग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, 10 की पावर माइनस का 6 किलोग्राम होते हैं। आपको किलोग्राम में इसको बदलना पड़ेगा। और गुणे में कितना दिया गया है, और जी का मान आप सभी को पता है 9.8 होता है। बटे में आ जाएंगे तो 3 गुणे इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणे 10 की घात भैया माइनस का 19 होता है कि नहीं होता है। तो ई बराबर आपका कितना आ जाएगा, देखिए 0.001 को आप लिख सकते हो 10 की पावर माइनस 3, 10 की पावर माइनस 3, 10 की पावर माइनस 6, 10 की पावर माइनस का 9 हुआ, और गुणे में 9.8 हुआ। बटे में 16 और 3 का गुणा करेंगे, ये लगभग 1.6 का मतलब 16 समझ सकते हो, 16 3 48, 4.8, और गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा, माइनस का 19। अब देखिए तो संख्या पास कर लेंगे, यानी 9.8 और बटे में 4.8 पास कर लेंगे, और 10 की पावर माइनस 9 से 10 की पावर माइनस 19 कैंसिल करेंगे, 10 की पावर माइनस 10 नीचे बच जाएगा, और ये 10 की पावर माइनस 10 ऊपर जाएगा, तो 10 की पावर कितना बच जाएगा, प्लस का 10 बच जाएगा। ये पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे हम और इसको भाग करेंगे तो ये करीब 2 बार जाएगा, 2 दशमलव कुछ करके आएगा, और गुणे 10 की पावर कितना आ जाएगा, 10। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले हैं, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है भैया न्यूटन प्रति कूलम। क्या होता है भैया, न्यूटन प्रति कूलम। तो ऑप्शन चेक करेंगे यहाँ पर, तो ऑप्शन हमें मिल जाएगा 2.04। आगे हमने निकाला नहीं, पॉइंट के बाद निकालोगे तो 2.04 गुणे 10 की घात 10 वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट प्रति मीटर भी होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, न्यूटन प्रति कूलम भी होता है, कोई भी मात्रक आप ले सकते हो। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कई सारे मात्रक होते हैं।
अगला अब हमारी इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, इस चैप्टर का अंत हो जाएगा अब बहुविकल्पी प्रश्नों का इस क्वेश्चन के बाद। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम कि जो लास्ट प्रश्न है वो क्या कहता है। आप देख रहे हो कि आज की क्लास में ये थे जरूर बहुविकल्पी प्रश्न, लेकिन क्या बिना सॉल्व किए आपको आ सकते थे? नहीं आ सकते थे। इसीलिए मैंने बहुविकल्पी प्रश्नों की क्लास जो है लेना शुरू कर दिया है कि बहुविकल्पी प्रश्नों में आपको कोई भी प्रकार की दिक्कत ना हो। दिया गया है कि परमाणु के अंदर अल्फा कण किस बल के कारण प्रकीर्णित होते हैं। परमाणु के अंदर भैया पाया जाता है नाभिक, और नाभिक कैसा होता है भाई? नाभिक कैसा होता है? उदासीन होता है कि नहीं होता है? इन्होंने कहा कि परमाणु के अंदर अल्फा कण किस बल के कारण प्रकीर्णित होते हैं। प्रकीर्णित होने का मतलब ये है, अगर हम बात करें तो प्रकीर्णित होने का मतलब प्रतिकर्षित होना। अगर ये प्रतिकर्षित हो रहे हैं तो नाभिक पर जो आवेश पाया जाता है, ठीक, जो नाभिक पर आवेश पाया जाता है, और अल्फा कण पर भी धन आवेश होता है, तो जब ये धन आवेश से टकराता है तभी प्रकीर्णित होगा, प्रतिकर्षित होगा। और अगर आवेश आपस में टकराए और प्रतिकर्षण बल उत्पन्न हुआ तो वहां पर बल कार्य करेगा कूलाम के नियम के अनुसार, यानी कूलामी बल कार्य करेगा। अब बहुत सारे विद्यार्थी समझने लगते हैं कि यहाँ पर नाभिक से अल्फा कण अगर प्रकीर्णित होता है तो वहां पर नाभिकीय बल कार्य करेगा, तो ऐसा कुछ नहीं, ठीक। यहाँ पर कैसा बल कार्य करता है? कूलामी बल कार्य करता है। और मैंने अनसॉल्व पेपर में ये क्वेश्चन आया था तो अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी किया था कि यहाँ पर कूलामी बल कार्य करता है, नाभिकीय बल नहीं कार्य करता है। गलती नहीं कीजिएगा। तो आज की क्लास में मैंने आप लोगों को जो पहला चैप्टर था वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करा दिया, और उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आप सभी को समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। तो जितने भी लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में इसे शेयर कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों को। जय हिंद, वंदे मातरम।